नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, या यूँ कहें कि उन्होंने सरकार के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। बगावत भी इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने इन प्राथमिक शिक्षकों की, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक बताई गई है, इनकी हाजिरी 2 बार दिन में ऑनलाइन कर दी है। ऐसा करने से शिक्षकों को वक्त का पाबंद होना पड़ेगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन शिक्षक ऐसा चाहते नहीं और वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। कभी बारिश की बात करते हैं, कभी नेटवर्क की बात करते हैं, कभी बिजली कटौती की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों से ऑनलाइन हाजिरी गांवों में संभव नहीं है। और फिर एक बात और शिक्षक कहते हैं कि बाकी लोगों को क्यों एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो ठेका वाले शिक्षक हैं, उनको भी कम से कम ये होना चाहिए, उनके लिए भी एक समभाव से देखा जाना चाहिए। ये बात उन्होंने की है। अब इसको लेकर दरअसल उत्तर प्रदेश में बेसिक, कंपोजिट व कस्तूरबा स्कूलों में सोमवार से ये हाजिरी डिजिटल शुरू होकर दी गई। पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन काली पट्टी बांधकर कई जिलों में बीएसए व डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भी हुए। प्रदेश में 6 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। इनमें महज 16,000 ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई, यानी जो कुल संख्या का 2% ही है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि राहत मिलने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज हम मंथन में भी शिक्षकों की समस्याओं पर बात करेंगे, लेकिन जब शिक्षक सहयोग नहीं करेंगे तो फिर जो क्वालिटी एजुकेशन है, या यूँ कहें कि जो ये प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में एजुकेशन कैसे संभव हो पाएगी, कैसे पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। इन स्कूलों का हाल वैसे भी पहले से ख़राब है। विद्यार्थी संख्या होती नहीं है, विद्यार्थी होते नहीं हैं, सुविधाएं होती नहीं हैं। अब ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जो सक्षम नहीं है वही इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। तो सरकार ने सोचा कि इन स्कूलों को इतना सक्षम बनाया जाए, जैसा दिल्ली की सरकार दावा करती है कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए हैं, और वाकई वहाँ दिल्ली के लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला भी शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भी स्कूलों पर, बेसिक शिक्षा पर बहुत काम कर रही है। और इसी के तहत योगी सरकार ने शिक्षकों को वक्त का पाबंद बनाने के लिए ये 2 मरतबा, एक जाते वक्त और एक आते वक्त, छुट्टी के वक्त, ये वहीं से टैबलेट में ऑनलाइन हाजिरी होगी फ़ोटो के साथ में, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि शिक्षक वहाँ मौजूद है। बच्चों की भी हाजिरी का प्रावधान है, लेकिन इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर दिया है। मंथन में आज हम इसी के पहलुओं को तलाशेंगे कि जब गुरुजी सहयोग नहीं करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी। ये बड़ा सवाल हम आज उठाएंगे। और इस कार्यक्रम में सवाल यही है कि आखिर समस्या क्या है मास्टर जी। आप पढ़ा पाओगे नहीं तो आपकी बदनामी बहुत हो रही है। अब लगातार प्राथमिक शिक्षकों पर सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि वो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें उनको मिलती हैं। एवरेज अगर देखें तो जब शुरू में टीचर भर्ती होता है तो उसकी तनख्वाह 58,000 से शुरू होती है, और फिर वो जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है 80,000, 90,000, 1 लाख से ऊपर के भी टीचर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, आम आदमी, आम अभिभावक, आम जनता भी इस बात को लेकर उसके मन में है कि भाई आपका काम पढ़ाने के लिए है। अगर आप ईमानदारी से वहाँ जा रहे हैं तो दो मरतबा हाजिरी देने में दिक्कत क्या है? इतने सारे बहाने क्यों कि भाई गांव में 8 घंटे की बिजली की कटौती होती है, 8 घंटे की कटौती के बाद वो जो टैबलेट दिया गया है प्रत्येक स्कूल को कि इसको चार्ज करके इसी के माध्यम से बच्चों और मास्टरों की जो हाजिरी है उसको दिया जाए। तो उस सूरत में
जब बिजली नहीं होगी तो दलील दे रहे हैं कि कैसे होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको रिचार्ज कौन करवाया गया, पैसा कहाँ से आया। खैर ये सरकार का सरदर्द है, कौन कहाँ से रिचार्ज होगा। बिजली की बात करते हैं और नेटवर्क की बात करते हैं कि नेटवर्क ना होने पर हाजिरी कैसे होगी। इसके अलावा शिक्षक संगठनों ने एक और दलील दी है, वो कह रहे हैं कि भाई इस समय भयंकर बारिश हो रही है और बारिश में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां आसपास पानी भरा है, पानी में उसको पानी को मंझा कर जाना पड़ता है। पानी की वजह से विद्यालय घिरे हैं, बच्चे भी नहीं जा पा रहे, शिक्षक भी नहीं जा पा रहे हैं, कई ऐसे भी स्थितियां हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है कि हाजिरी समय पर हो जाएगी। ये बहुत सारी बड़ी दलीलें हैं। हमीरपुर की के एक विद्यालय की दलील एक मास्टर जी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो विद्यालय ऐसी जगह स्थित है जहां पानी भरा हुआ है। अब वहां जाने के लिए कुछ तांगा वालों ने अपनी घोड़ी का इस्तेमाल किया। एक बार अगर जाइए तो 100 रुपये लेते हैं, तो आने जाने का अगर घोड़ी पर बैठ के फिर मास्टर जी जाएंगे तो 200 रुपया रोज खर्च होगा। इस तरीके के बड़े अद्भुत तरीके के वाकये भी निकल कर आ रहे हैं और दलीलें भी हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, शिक्षक सम्मानित हैं और हम शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और शिक्षक ही राष्ट्र को बनाता है, बच्चे को बनाता है। तो आज कार्यक्रम हम जरूर इस पर लेकर आए हैं, लेकिन निर्छिरवेकी तरीके से मास्टर जी की समस्या को भी रखेंगे। लेकिन छात्रों का क्या ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकते जिनमें कलेक्टर का भी बेटा पढ़े, कमिश्नर का भी बेटा पढ़े, मास्टर जी का भी बेटा पढ़े। ज़्यादातर मास्टर जी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ की भी शिक्षा इस स्तर की नहीं है। तो बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को लेकर उठते हैं, माध्यमिक शिक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है, टीवी चैनलों की बात है, डिजिटल माध्यमों की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इन माध्यमों के पास फुर्सत है कि वो कम से कम प्राथमिक स्कूलों की बात कर रहे हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई के स्तर की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। यदा कदा इस तरह के जो स्कूलों की कुछ तस्वीरें जरूर आती हैं कि टीचर को ककारा नहीं लिखना आता, किसी को ए नहीं लिखना आता, किसी को बी नहीं लिखना आता। लेकिन इसके पीछे भी जो लोग ऐसे स्टोरियाँ भी करते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा भी होती है अलग अलग तरीके से। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा कंपोजिट पूरा तरीके से अगर देखें जो शिक्षा व्यवस्था है, तो उसको लेकर कोई पहल नहीं दिखती, कोई जागरूकता नहीं दिखती। और सरकार ने जब ये सख्त कदम उठाया है, उसको लेकर एक प्रबल विरोध है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी 27 आना है, शिक्षक संगठन भी धमका रहे हैं कि वे 2027 का चुनाव भी है। लेकिन क्या किसी चुनाव की कीमत पे क्या भारत का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही बरती जानी चाहिए क्या? बहुत दिल पर हाथ रख के मास्टर जी, गुरु जी भी इस बात को सोचेंगे, समझेंगे और मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो तस्वीरें जो सोमवार को प्रदर्शन हुआ, लगातार आज भी प्रदर्शन हुए, उन तस्वीरों को जरा आपको हम दिखा देते हैं कि दो दिनों से सोमवार से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं, कानपुर की है, बांदा की है, बागपत की है, संत कबीर नगर की, बहुत इस तरह की तस्वीरें हैं जहां शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बड़ी संख्या में शिक्षक संगठनों ने। आप इसी से ताज्जुब लगा सकते हैं कि विरोध इतना बड़ा है। आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 2% लोगों ने ही सरकार के आदेश को माना है। बहुत सारे शिक्षक संगठन कह रहे हैं ये तुगलकी फरमान है। अब तुगलकी फरमान, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने राजधानी बदल दी, उन्होंने सिक्का ही बदल दिया, चमड़े का सिक्का चला दिया, पीतल का सिक्का चला दिया। तो इस तरीके की बातें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही जाती हैं और तभी से कहा गया है कि तुगलकी फरमान, इसे भी तुगलकी फरमान कहा जा रहा है। लेकिन मैं इसमें बच्चों का भला भी देख रहा हूँ। सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य, कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुधारना भी होता है। इस बात को गुरुजी को, मास्टर जी को भी मानना चाहिए। कुछ बयानात सुनिए इस पूरे जो नई व्यवस्था है इसको लेकर। हम सभी शिक्षक को जो ज्ञापन देने आए हैं, वो मुद्दा हमारा ये है कि हम अपनी उपस्थिति डिजिटल नहीं देना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, क्योंकि उसके बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें। पहली बात तो ये है कि हमारे जो विद्यालय है वो बहुत सुदूर क्षेत्रों में हैं,
उतनी दूर तक हमारे शिक्षक की पहुंच नहीं है। और आप इस विषम मौसम में देखिए, ये कैसा मौसम है जहां जल भराव की स्थिति है, जहां कीचड़ है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं। एक आज मेरे शिक्षक साथी बिल्कुल यहाँ तक विद्यालय में, यहाँ गर्दन तक पानी भरा हुआ है और वहां वो विद्यालय में वो शिक्षक कैसे जा सकता है। आप अब कहीं की बात ना लीजिए, आप हमारे कल्याणपुर विकास क्षेत्र लीजिए, जहां पर कटरी क्षेत्र में हर साल ऐसा होता है कि वो विद्यालय वहां पर शिफ्ट हो जाता है। आज के कार्यक्रम को समझ लीजिए। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज पूरे कानपुर महानगर के प्राथमिक शिक्षक यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार के समक्ष एकत्र हैं और उसके पीछे उनका रोष और उनके मन में पीड़ा है। वो इस बात का ज्ञापन देने आए थे कि आज से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की जा रही है। आप तो जानते हैं भारतवर्ष का परिदृश्य क्या है। यहाँ पर गांव का क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आपके प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं। शहरी क्षेत्र में तो बहुत कम है, जहाँ रोड की व्यवस्था भी है, पहुंचने के साधन भी हैं। लेकिन अन्य जगहों पर लोगों को किराए से या स्वयं के साधन से कैसे भी कच्चे में पक्के में हर तरीके से जाना पड़ता है। के लिए डिजिटल हाजिरी लागू की है और उसमें केवल 15 मिनट का समय दिया है। 7:45 से लेकर के 8 के बीच में ही हम सभी को हाजिरी लगानी होगी। यदि हम इससे 1 सेकंड भी लेट दे रहे हैं तो हमारे पूरे दिन की अनुपस्थिति मानी जाएगी। हमारा शिक्षक 70-80 किलोमीटर दूर जाता है और यदि 1 सेकंड भी लेट हो गया उसको पूरे दिन अनुपस्थित मान लिया जाएगा। जो भी अव्यवहारिक, इसके विरोध में हमने अपनी मांगे रखी है कि हमको आधे घंटे का समय दिया जाए। यदि हम किसी कारणवश लेट होते हैं तो उसमें हाजिरी लगाई जा सके, फीस दी जाए और हाफ डे लीव दी जाए। हमारा 10 सूत्रीय मांग था। उसमें शिक्षा मित्रों के संबंध में, अनुदेशक के संबंध में, शिक्षकों को नियुक्ति के संबंध में, आवास देने के संबंध में और अतिरिक्त कक्ष से कार्य से शिक्षकों को मुक्ति देने के संबंध में मांग की गई है। 10 वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुआ है, ना ही पदोन्नति हुई है। स्थानांतरण जिले के अंदर नहीं हुआ है। जो शिक्षक ग्रामीण सेवा दे चुके हैं उन्हें शहरी सेवा का मौका मिलना चाहिए, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। वो कह रहे हैं कि डिजिटल हमें स्वीकार नहीं। एक मास्टरनी जी कह रही हैं कि हमें डिजिटल स्वीकार नहीं हाजिरी। भाई क्यों स्वीकार नहीं है? और क्या अगर विद्यालय शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या उन विद्यालयों को बंद मान लिया जाता है? क्या मास्टर जी को तनख्वाहें सरकार नहीं देती है क्या? ये बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं कि भाई अगर मास्टर जी कह रहे हैं कि भाई वहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं, हम नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं हो रहा, तो क्या स्कूल बंद रहते हैं? क्या कागज़ों पर चलते हैं? क्या BSA ABSA जितना पूरा तंत्र है ये क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि उनकी मांग पूरी तरह नाजायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई एक व्यवस्था जब सरकार बना रही तो हाँ उसमें कोई समाधान बैठ के निकल सकता है, लेकिन अब हाजिरी नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और समय समय पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक भी इन स्कूलों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्राइमरी में पढ़ा के कहाँ ले जाएंगे बच्चे को, क्या कराएंगे? तो बस चिट्ठी लिखने, पत्री लिखने लायक हो जाए बच्चा, ये मानते हैं लोग। और कई ऐसे इस देश में ही राज्य हैं जहाँ सरकारी स्कूलों से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली उसमें एक प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश के स्कूल क्यों नहीं सुधर सकते? यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी कुछ सुधार किया है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की है और इस सरकार का ये कदम मैं इसी ओर देख रहा हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अरविंद सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर SP सिंह समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता हैं, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। हरिशंकर राठौर जी उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पंकज यादव प्राथमिक शिक्षक हैं, एक विद्यालय है सीतापुर में, वहाँ से जुड़े हैं। और शिव सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक लंबे समय से एजुकेशन बीट को शिव सिंह कवर करते रहे हैं। मैंने आज अपने साथियों से अनुरोध किया था एक ऐसे पत्रकार साथी को इस कार्यक्रम में लाया जाए जिससे कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे जो एजुकेशन को लगातार कवर करते हैं, प्राथमिक शिक्षा को देखते हैं, तो उनका एक नज़रिया अलग तरीके से देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये वास्तव में समस्या है, बड़ी समस्या है। बहुत जगह कहीं शिक्षकों ने इन बातों का जिक्र भी किया है। तो शिक्षक संघ के नेता हरिशंकर राठौर से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ।
हरिशंकर जी, डिजिटल हाजिरी देने में दिक्कत क्या है? जब आप लोग पढ़ाते हैं, आपके सारे जो संगठन के लोग हैं या टीचर हैं या हमारे जो मास्टर जी हैं सम्मानित, वो लोग जब पढ़ाते हैं ईमानदारी से, भारत का भविष्य ईमानदारी से बना रहे हैं, तो एक सरकार ने एक व्यवस्था की है, तो उसके खिलाफ झंडा क्यों उठा दिया? हरिशंकर जी। सर, मैं हरिशंकर राठौर, प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे जी को सादर प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदेश तो जारी हो गया, लेकिन उसके पीछे शिक्षकों की पीड़ा नहीं समझने का प्रयास किया गया है। इस आदेश से हमारे लाखों शिक्षकों के सम्मान को काफी ठेस पहुंची है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन हाजिरी देने में क्या समस्या है। हमारे विद्यालयों में नेटवर्क की बिल्कुल समस्या है, बहुत समस्या है। वहां पे बिजली नहीं आती है, हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं, रास्ते इतने क्रिटिकल हैं कि 8-8, 10-10 किलोमीटर हमें पैदल उन कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। आप ये बताइए, हमारे एक शिक्षक ने हमें फोन किया कि सर जी, हमारा जो लोकेशन है वो हिंद महासागर में दिखा रहा, अब बताइए वो हाजिरी कैसे लगाएगा। हमारे साथी स्कूल जाते हैं समय पे, रास्ते में पेड़ कटा हुआ पड़ा रहता है, उसको अपने हाथों से उठाते हैं, उठाने के बाद उसमें आधे से 1 घंटा का समय लग जाता है। अब आप सर बताइए, वो लेट होगा कि नहीं होगा? अगर जो वो लेट होता है तो उसकी ऑनलाइन हाजिरी कैसे लग पाएगी? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आजकल बारिश का मौसम है, आप वीडियो देखते होंगे महोदय, आपको ये बता दीजिए कि नदियां उफान पे चल रही हैं, रास्ते कटान हो गए हैं, पुल गिर गए हैं। अब बताइए, हमारा शिक्षक जो डेली उस रास्ते से जा रहा था, 5 से 10 किलोमीटर उसको घूम के जाना पड़ रहा है। विलंब होगा कि नहीं होगा? एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने चाह रहा हूँ, ये जो ऐप बनाया गया है उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। हमारा शिक्षक स्कूल के अंदर बैठा रहता है, लेकिन उसकी लोकेशन कहीं और नजर आती है। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन हाजिरी कैसे लग जाएगी? अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यवहारिक बात है कि अगर जो मान लो हम सुबह पहुंच गए समय से, विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, मान लो हमारे घर से फोन आ जाता है कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, हमको घर जाना चाहिए कि विद्यालय में दोपहर के बाद की हाजिरी लगाने का इंतजार करना चाहिए? आपसे मैं ये प्रश्न करता हूं। और एक चीज कहना चाहता हूं मैं, हमारे ग्रामीण परिवेश, हम राजधानी की बात क्यों करते हैं? आप बलिया चले जाइए, लखीमपुर खीरी चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, देवरिया चले जाइए, ऐसे बीहड़ इलाके हैं जहां कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में वो कच्चे रास्ते, उसमें पानी भरा रहता है। अब हमारा शिक्षक साथी बाइक को किनारे खड़ा करके पैदल उन रास्तों से जाता है। डेली वो समय से पहुंचता था महोदय, डेली वो समय से पहुंचता था, लेकिन उन कच्चे रास्तों की वजह से वो विलंब हो जाता है। इसमें क्या शिक्षकों की गलती है? अगर जो वो एब्सेंट हो जाए, मान लो वो एब्सेंट हो जाए, तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा? वेतन काटा जाएगा, उसकी रोजी रोटी पे असर नहीं आएगा। आपकी रणनीति क्या है? क्या आदेश जारी करना है, विद्यालयों में सुविधाएं नहीं देना है? और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप हमको एक चीज बता दीजिए, हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई परहेज नहीं है। हमारा शिक्षक साथी अगर जो रास्ते में ऑनलाइन हाजिरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से रास्ते में पड़ा है, एक सामान्य मानवता की बात मैं बता रहा हूँ, हमारा शिक्षक साथी पड़ा हुआ है, तो मेरा धर्म क्या कहता है, उसको मुझे अस्पताल ले जाना चाहिए कि ऑनलाइन हाजिरी के चक्कर। हरिशंकर राठौड़ जी, इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? इस सारे बुरे पहलू आप बता रहे हैं, सारे बुरे पहलू बता रहे हैं कि शिक्षक बेहोश पड़ा हुआ है, बच्चा गिर गया है। ये एक्सेप्शनल होता है, ऐसा नहीं है। आपके हमारे सबके जीवन में आता है, कहीं ना कहीं ऐसा झेलना पड़ता है। तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था सरकार जरूर बनाई होगी कि भाई अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो आप जाएं, तो आपको हाजिरी का इंतजार नहीं करना होगा। इस तरह की चीजें होंगी। आपने तो ऐसा बता दिया, जो आपके नजरों से मैं देख पा रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश, मतलब कितनी खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश की। वो रास्ते, बिजली नहीं, पानी नहीं। हम तो अभी डॉक्टर अरविंद सिंह बैठे हैं, मैं आज इनसे कहूंगा कि सारी बातों को नोट करें, अपनी सरकार को बताएं कि भाई आपकी सरकार क्यों दावे करती है। जो शिक्षकों के मुंह जुबानी हम सुन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें नहीं, नदी नाला पार करके वो जा रहे हैं, तैर कर वो जा रहे हैं, मगरमच्छ भी मिल जा रहा है, रास्ते में पेड़ भी हैं। क्या विद्यालय चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? डॉक्टर अरविंद सिंह,
हूँ, आप अपनी टीम को भेजिए, आप अपनी टीम को भेजिए। आप वीडियो में खुद दिखाते हैं कि नदियों का कटान चल रहा है इस समय, आप खुद दिखाते नहीं, हैं अच्छा कि अच्छा, पानी- ये बताइए हरिशंकर राठौर, मुझे ये बताइए, जहां इस तरीके के समाज समस्या जो समस्याग्रस्त स्कूल हैं, तो क्या वो बंद हैं? क्या हमारे टीचर नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। हमारे शिक्षक स्कूल के बाहर जहाँ भी जगह है वहाँ पे बच्चों को बुला के पढ़ा रहे हैं। हमारे शिक्षक कर्तव्य तो के फिर क्या साथ- गारंटी वहां पढ़ा रहे हैं? सरकार ठीक कर रही कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बारिश में शिक्षक नहीं जा रहे हैं सर, इसीलिए तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि शिक्षक वहां पढ़ाने बारिश में नहीं जा रहे हैं, वो आराम से वेतन, जो वेतन है उस पर तो बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा। PRPs हैं, आप अपने लोगों से कहिए कि विजिट करें और जो शिक्षक अपसेट मिले उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा आदेश ला दें जिससे शिक्षकों के सम्मान में ठेस पहुंचे। शिक्षकों की विषम परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। हमारी जो बुनियादी मांगें अच्छा हैं- अच्छा, हरिशंकर राठौर जी, जब बीएड या विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी या जो भी आजकल पात्रता है, उसके बाद जब जो नौकरी जब शुरू करते हैं लोग, तो क्या ये सारी शर्तें उस समय रखते हैं क्या कि भाई अब इन शर्तों पे हम नौकरी करेंगे? उस समय तो होता कि भाई नौकरी मिले, हम जाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा भारत का भविष्य बदल देंगे, तब क्या इस तरह की बातें होती हैं क्या? और अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा कि शिक्षक को इतना पैसा मिलता है कि अपना जीवन न चला पाए। अब इतना पैसा शिक्षक को मिलता है कि उसको अपना जीवन चला लेता है वो, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जीवन में, एकदम से किसी चीज को जो एक व्यवस्था बनाने के लिए की गई हो उसको आप नहीं माने और ये कह दे कि साहब वहां पेड़ गिरा है, वहां नदी उफनाई और नाले उफनाए हैं, मगरमच्छ सड़क में आ गए हैं, कैसे कैसे काम चलेगा? सर मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी टीम को भेजिए। वास्तविकता नहीं, मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा, आपके मैं ही भेजूंगा, चैनल पे, मैं भेजूंगा। आपके ही चैनल पे दिखाया जाता है कि नदियों के वजह से रोडों का कटान चल रहा है। अब आप बताइए, हमारा टीचर उड़ के जाएगा क्या? उड़ के जाएगा? विलंब पूरे होगा प्रदेश कि में नहीं यही होगा? हाल है, कोई विद्यालय नहीं जहां कटान ना हो, कोई विद्यालय नहीं जहां पानी न भरा हो, ऐसा है क्या? सर 90% हमारे टीचर समय पे विद्यालय जा रहे हैं और ऐसा भी इसका नहीं मतलब ऑनलाइन हाजिरी मुझे लगता है होती मैं डॉक्टर अरविंद को कहूंगा कि कम से कम 3 महीने की छुट्टी कर दे विद्यालयों में, और जो गर्मी की छुट्टी बंद कर दें, बरसात की छुट्टियां करें वो। डॉक्टर अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर अरविंद सिंह, मैं रोक रहा हूं, मैं डॉक्टर अरविंद के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अरविंद, ये शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता हैं, शिक्षक संघ के हरिशंकर राठौर जी, गुरु का एक दर्जा बड़ा सम्मानित होता है, हम मानते हैं कि वो भारत का भविष्य बनाते हैं। वो इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं कि लग रहा है कि भैया 7 साल की आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपने कोई काम ही नहीं किया। आप लोगों ने मतलब रास्ते बनाए नहीं, सड़क बनाई नहीं, नेटवर्क दिया नहीं, बिजली आप नहीं देते हो और तुगलकी फरमान जारी कर देते हो, और उसके बाद मुस्कुराते भी हो टीवी चैनल पे। कैसे काम चलेगा डॉक्टर अरविंद? बोलिए डॉक्टर अरविंद सिंह। मुझे लगता है कि अरविंद सिंह जी का भी नेटवर्क चला गया है। ये गुरुजी लोग ठीक है कह रहे हैं कि शहर में ही नेटवर्क नहीं है। आप सिटी में बैठे हैं, ग्रामीण में जाइए, ग्रामीणों में नेटवर्क की भारी समस्या है। डॉक्टर अरविंद को फोन पर जोड़ लिया जाए, ये कोई तकनीकी व्यवधान है। मैं वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एजुकेशन बीट को कवर किया है, शिव सिंह जी की तरफ रुख करूंगा। शिव सिंह जी, आपका लंबा अनुभव है शिक्षा के बीट को कवर करने का। बहुत सारी बातें अभी हमारे मास्टर जी ने उठाई, शिक्षकों ने उठाई, वो कह रहे हैं कि भाई इससे तो बहुत गंभीर स्थिति है, वो कह रहे हैं सम्मान को ठेस। तो मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन विद्यालयों की स्थिति क्या है, क्योंकि आपके पास तमाम रिपोर्ट्स आती होंगी राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और जो शिक्षा विभाग का पूरा जो खाका है वो आपके दिमाग में होगा। शिव सिंह, वो जो समस्या या जो भी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस में इस समय पूरे अपने भारत देश का मतलब एक उसके 2 आवाज बंद करो ना सर। उसके अभी जो राठौर साहब जो समस्याएं शिक्षकों की गिना रहे हैं, तो उसको थोड़ा विस्तार से हमें लेना चाहिए। और ये केवल ये शिक्षकों की समस्या नहीं है, जो भी रास्ते की या पानी की, बारिश की बात की है, इसमें बेसिक हेल्थ वर्कर भी जाता है, जो महिलाएं एएनएम का काम करती हैं वो भी जाती हैं, जो गांव में पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहां भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जाता है।
हमें जरूरत इस बात की है कि जो भी शासनादेश टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस का लिया गया है उसको हम किस रूप में लेते हैं। अगर हम इस रूप में लेंगे कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई जा रही है, तो उसके पक्ष में 10 तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे अभी राठौड़ साहब ने तर्क गिना दिए। दूसरा ये कि अगर व्यवस्था की सुधार से बात देखें, वो खुद करें 90% टीचर विद्यालयों में समय से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है कि समय से जो उपस्थिति दे रहे हैं वो समय से अटेंडेंस ऑनलाइन दर्ज हो जाए। इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है। 90% शिक्षक अगर समय से विद्यालय जा रहे हैं जी, तो उनकी समय से उपस्थिति होने में कोई दिक्कत है क्या? भाई मेरा भी यही सवाल है जो आपका सवाल है। दूसरा ये है कि जो रास्ते बंद हो गए हैं या जहाँ पे पानी भरा है या बहुत दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे शिक्षकों को आने जाने में सुविधा है, उस बिंदु पर सरकार को और लोकल जो अथॉरिटीज है उसको भी विचार करना चाहिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर बारिश में विशेष समस्या है, जैसे उन्होंने पर्टिकुलर 1-2 जिलों का नाम भी लिया है, वहां पर शिक्षकों को कुछ समय के लिए छूट भी दी जा सकती है कि भाई बारिश हो गई है, रास्ते सही नहीं है, तो वहां पर आप थोड़े दिन इस फैसले को स्थगित किया जा सकता है पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में। जैसे भी क्या है, अभी मौसम के मद्देनजर अभी गोरखपुर के जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल के 1 to 8 स्कूलों को बंद कर दिया था 3 दिन के लिए जी, क्योंकि भारी बारिश थी, रास्ते बंद थे, बच्चे भी नहीं आ रहे थे, इसलिए बंद कर दिया। तो राज्य सरकार समय समय पर ऐसे फैसले लेती भी है। आखिर सरकार को भी तो चिंता शिक्षकों की है, विद्यार्थियों की है कि इसी ऐसे विद्यालय में शिक्षकों की न भेजा जाए जहां पे जर्जर हो, ऐसे बच्चे न विद्यालय में पढ़ें जो जर्जर हो। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि शिक्षा के सुधार के लिए अगर ये एकमात्र फैसला नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस का कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस करके ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। बेसिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूवमेंट का बहुत लंबा स्ट्रक्चर है जी। उच्च स्तर पे अगर देखें, जिस स्तर की बात अभी अपने लोग बोल रहे हैं, उसमें अगर नीचे लेवल पर देखें तो 5-6 स्कूलों को मिलाकर के एक संकुल बनता है जी और संकुल का जो प्रभारी होता है वो सीनियर हेडमास्टर होता है जी। उसकी ये जिम्मेदारी है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करे और विद्यालयों में देखे शिक्षकों की क्या समस्याएं और पढ़ाई को कैसे संवर्धित किया जाए। उसके ऊपर बीआरसी होता है जो ब्लॉक रिसोर्स बोलते हैं उसको जी, एक वो सिस्टम है और उसके असिस्टेंट भी एबीआरसी एक ये सिस्टम है। उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए बीओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जी, और उसको एसेस करने के लिए एबीओ होता है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके ऊपर भी ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी असिस्टेंट होते हैं जिसको डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी। राज्य सरकार की बेसिक शिक्षा में जो भी योजनाएं हैं, चाहे गर्ल्स एजुकेशन का हो या दिव्यांगता का हो, उसके लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त हैं। और इसके ऊपर अगर बढ़ेंगे तो एडिशनल अधिकारी हैं, मतलब मॉनिटरिंग करने की प्रॉपर व्यवस्था है। तो जिन स्थानों पर शिक्षकों को ऑनलाइन पहुंचाने में, अटेंडेंस में दिक्कत आ रही, वहां पर इस सिस्टम का स्ट्रेंथन जरूर करना चाहिए। विरोध, किसी भी समस्या का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। विरोध करने से बेहतर यह है कि समस्या को किस तरीके से दूर करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं। शिक्षकों का जो मान सम्मान है, उनके जो जान जोखिम लेने की जो संभावनाएं, जो आशंकाएं जताई जा रही, उनको न्यूनतम कैसे किया जाए, उनके लिए रास्ता बने हैं, रास्ते बनाए जाएं। ये केवल शिक्षकों के लिए ही बात नहीं है, ये बात है ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम होते हैं। अगर ऐसी दिक्कत है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ और वहां के जिलाधिकारी, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि पर्टिकुलर गांव तक सड़क की सुविधा व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है ऑनलाइन अटेंडेंस का, इसमें जो एक मूल समस्या जो भी राठौर साहब बोल रहे थे कि नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है, तो इसलिए शिक्षकों को अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस में दिक्कत आ सकती है जी।
सकता है, बहुत संभव है कि कुछ ऐसे एरिया हों, क्योंकि ये तो दावा कोई नहीं कर सकता कि नेटवर्क 100% होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे पर्टिकुलर स्थानों को चिन्हित किया जाए और उन जो स्थान है वहां पर सरकार यह सुनिश्चित करे, उसकी जो लोकल बॉडी अथॉरिटी है वो सुनिश्चित करे कि उस विद्यालय में सही तरीके से पढ़ाई सुनिश्चित हो। और इसके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे भी बोला कि मूलभूत सुविधाएं क्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं अप्रोच रोड उस विद्यालय तक जाना चाहिए जहां पर आसानी से शिक्षक और विद्यार्थी पहुंचे। न कि हमको इस बात का विरोध करना चाहिए, इस बात पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस का हम विरोध करते हैं। शिक्षक का जितना मान सम्मान ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर है, सरकार विभाग के किसी भी स्टाफ का इतना नहीं है जितना शिक्षक का है जी। और इसलिए कि शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षा देता है बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, एक इंसान बनाता है, एक ह्यूमन बीइंग, उसको केवल ककारा नहीं सिखाता है। ठीक है, मैं दूसरे चक्र में आता हूँ शिव सिंह जी, मैं दूसरे चक्र में आपके पास आता हूँ। एक ब्रेक का निर्देश मिला है मुझे, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। आप पढ़ा पाओगे नहीं तो आपकी बदनामी बहुत हो रही है। ब्रेक से लौट आए हैं, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण अरविंद जी से बात नहीं हो पाई थी। सीधे रुख अरविंद जी का करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष हैं अभिभावक कल्याण संघ के। और अभिभावकों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो भी चर्चा अधूरी है। प्रदीप जी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अरविंद से सवाल कि भाई गुरुजी लोग नाराज हैं आपकी सरकार से, वो कह रहे हैं तुगलकी फरमान आप लोगों ने जारी कर दिया, सड़कें बनाई नहीं, विद्यालय ठीक नहीं किए, कहीं मगरमच्छ निकल रहा है, कहीं डाल टूट रही है, कहीं पानी भर रहा है, कहीं घोड़ी से पार कराना पड़ रहा है, कहीं लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को लेकर कहीं दूर लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या मचा रखा है आप लोगों ने डॉक्टर अरविंद सिंह। मतलब 6-6.5 लाख शिक्षक सड़क पर हैं और वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे। वो ये लोग तो आपकी सरकार की पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं 8 घंटे बिजली नहीं आती। और आपके जो मंत्री जी हैं AK शर्मा जी, वो कहते हैं इतनी बिजली दे रहे हैं कि लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं 8 घंटे गाँव बिजली नहीं आती, नेटवर्क आता नहीं। मतलब अगर शिक्षकों की नज़र से देखें तो पूरी सरकार की बिल्कुल असफलता ये बता रहे हैं। डॉक्टर अरविंद। चौहान साहब को नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, हरिशंकर भी जैसा बता रहे थे, आप देख रहे हैं कि देश, पूरे दुनिया में भारत देश कैसे धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है। खासकर जो रोड की कनेक्टिविटी को आप देख रहे हैं, हम ही सब लोग लगभग यही 14 से पहले की जो स्थिति थी, आज की क्या शहर क्या गांव आप देख रहे कितना उम्दा सड़क, यहाँ तक कि उसकी तुलना अमेरिका से धीरे धीरे करके करना शुरू हो गया है। और उस पर भी प्रश्न उठाना मेरे ख्याल से ये एकदम सरासर। अरे शिक्षक उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग नहीं उठा रहे भाई। आप वो अपना रटा रटा बयान बदल दो अब डॉक्टर अरविंद सिंह। जो आप लोग टेप लेकर आते हो और सुनाते हो वो मत सुनाओ, ये शिक्षक कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे। डॉक्टर अरविंद। चौहान साहब जी, आपकी आवाज कट गई थी, क्या कुछ कहने लगे थे? मैंने कहा ये शिक्षक कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं। कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहा है, कुछ आवाज नहीं। अब देखिए, अब आप ही की कनेक्टिविटी गड़बड़ है तो शिक्षक लोग क्या कहेंगे। कनेक्टिविटी इस समय देख रहा हूँ बारिश होने की वजह से बाधित है। तो यही बात तो कह रहे हैं, यही बात वो कह रहे हैं कि रास्ते भी बाधित है। यही बात वो कह रहे हैं कि बारिश में आपने बारिश में शंकर जी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन एक समान नहीं होते हैं, तो बारिश हमेशा होती रहेगी। तो नहीं, आप आपस में चर्चा मत करिए, आपस में चर्चा मत करिए। हरिशंकर जी, मैं आऊंगा, आपको मैंने पूरा समय दिया। हरिशंकर जी, अरविंद सिंह को बोले दिए, बोलिए अरविंद सिंह बोलिए। आप उसको लागू तो होने दे, उसका समाधान तभी होगा जब कोई प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से पहले उसके निगेटिव पे चले जाएंगे। सरकार जो अरे अरविंद सिंह, हरिशंकर जी ये गलत बात। हरिशंकर जी मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद सिंह को अपने पक्ष रखने दीजिए ना, आपस में डिबेट नहीं करनी है, इसके मॉडरेटर हम हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह रखिए पक्ष भाई, आपने बिना व्यवस्थाएं किए शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। डॉक्टर अरविंद सिंह बोलिए। तो हमारे बच्चों के जीवन को और
कितना बेहतर बनाया जा सकता है, उनमें और कितनी अच्छी गुणवत्ता पैदा की जा रही है, ये सब भी थोड़ा सकारात्मक सोचिए। अपनी बातों में आपने नेगेटिव बोला, तो वो थोड़ा सकारात्मक भी सोच के चलेंगे। रही बात आप कह रहे हैं 90% उपस्थिति दर्ज होती की बात है, धीरे धीरे करके जो 10% है वो और इम्प्रूव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हम रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो बुराई क्या की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ। 99 ये 1% केवल विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में 1% नहीं होती है। ठीक है। डॉक्टर अरविंद और हरिशंकर राठौर, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं बाकी लोगों को चर्चा में लेता हूं। एक शिक्षक हैं सीतापुर से, पंकज यादव। पंकज यादव, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप व्यवस्था लागू तो होने दो, आप चाहते ही नहीं हो किसी व्यवस्था में काम करना, आप चाहते हो कि आप व्यवस्था में मत बंधो। अभी जैसे शिव सिंह जी ने कहा कि ऐसे विद्यालय आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और उनके लिए कोई अलग व्यवस्था की जाए, लेकिन आप इस पर भी तैयार नहीं हो, सारे लोगों को छूट मिलनी चाहिए। पंकज यादव, हरिशंकर जी आपकी आवाज जा नहीं रही, हरिशंकर जी आपकी आवाज नहीं जा रही। आप अभी यही देख लीजिए, डॉक्टर अरविंद सर खुद यहाँ से हट गए थे, जाहिर सी बात है नेटवर्क कनेक्टिविटी थी, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, लेकिन लौट कर आए ना, ऐसा तो है नहीं कि वो यही हाल हम लौट कर आए ना वो। पंकज जी, मैंने बताया 7 दिन एक समान नहीं होते, सोमवार से इतवार तक आता है, मत मानिए, आप कभी स्वीकार करते हैं। सारे स्कूल एक समान नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने नियुक्त कर पाए सर। पहले दिन हमें लगा सर हम स्कूल जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अगले दिन लेसन प्लान बना के अगले दिन पढ़ाएंगे। लेकिन सर जब हम पहली बार स्कूल गए तो मुझे लगा पढ़ाना तो सबसे बाद का क्रिया है, उससे पहले शिक्षक को एमडीएम बनवाना है, उससे पहले शिक्षक को डीबीटी करना है, संचारी रोग की रैली करनी है, और गांव गांव जाके सर्वे करना है। मतगणना तो सर ठीक है, तो रोज नहीं होती है, लेकिन इतने सारे कार्य हैं, प्रेरणा पोर्टल भी अपडेट करना है, पीएफएमएस पोर्टल भी अपडेट करना है, पढ़ाना। और सर कोई अधिकारी अगर जांच करने आता है, निरीक्षण करने आता है, तो ये नहीं पूछता आपने पढ़ाया क्या सर, कल क्या पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाएंगे, बच्चों से भी नहीं पूछता। सबसे पहले वो ये पूछता है कि एमडीएम बना कि नहीं बना, अन्य कार्य हुए, रजिस्टर अपडेट हुए कि नहीं हुए सर। तो सर हमारा कार्य पढ़ाना है, सबसे पहले हमें पढ़ाना दिया जाए, उसके बाद अन्य सारे कार्य। ठीक बात है, ठीक बात है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर एसपी सिंह शिक्षा से, समाजवादी शिक्षक सभा के नेता हैं। डॉक्टर अरविंद, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर एसपी सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी सिंह, शिक्षकों की बड़ी विकराल समस्या है। आप लोग जाहिर सी बात विपक्ष में होगे, शिक्षकों के साथ खड़े होगे, लेकिन अभिभावकों का भी नज़रिया ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर शिक्षकों की तादाद 6 लाख है तो हो सकता है अभिभावक या बच्चे 60 लाख हों। डॉक्टर एसपी सिंह, अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और सभी को नमस्कार करते हुए। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। और मैं निश्चित रूप से एक शिक्षक भी हूँ, एक अभिभावक भी हूँ, और समाज की चिंता है कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कैसे देश प्रगति करे। तो इन सब बिंदुओं को जोड़ते हुए मैं हरिशंकर राठौर जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। शिव सिंह जी ने भी जो बातें कही, पीड़ा कही, सभी बातों से सहमत हूँ। जैसा कि आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि आप बड़ा निगेटिव बोल रहे हैं, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज जब बनती है तो उनके नकारात्मक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसी ऐसी बातें हो जाएं तो उसके क्या समाधान। 6 लाख से अधिक अगर अध्यापक हैं तो निश्चित रूप से बड़ा प्रदेश है, कुछ न कुछ नकारात्मक बातें प्रतिदिन आएंगी। तो इन सब पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हम इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, हमारा शिक्षा की व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले उसमें आने वाली अड़चनों को दूर करना सबसे पहले काम होता है। यदि उसको दूर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से कोई शिक्षक इसके विरोध में नहीं है। जी जी, जैसा कि अभी अरविंद जी कह रहे थे कि
अमेरिका जैसी सड़कें हो गई हैं, तो आप सोचिए अमेरिका वगैरह में तो 200 किलोमीटर लोग पर डे लोकल समझ के अपनी नौकरी करते हैं। अभी आप किसी भी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, आप समाज में पूछ लीजिए, यहाँ 200 किलोमीटर जाना हो तो कितना समय लगेगा। तो व्यवहारिकता अलग है, सिद्धांत अलग है। तो कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले उसको रिसर्च करना चाहिए कि व्यवस्था में क्या क्या बाधाएं हैं, उसका समाधान करना चाहिए। क्या सरकार ने इन शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से इस व्यवस्था को लागू करने से पहले प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर समझा है? अगर सरकार की मंशा है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना, सबसे पहले सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर सरकार चाहती है कि नहीं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझा हूं, मैनेजमेंट में जाना हूं, अगर किसी चीज में क्वालिटी अगर देखना है तो क्वालिटी के अंतर्गत देखना पड़ेगा कि जो हमारे शिक्षक का क्वालिटी टाइम है वो कहाँ जाता है। जैसा अभी एक साथी कह रहे थे कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसी में उनका क्वालिटी टाइम चला जाता है। तो ये मानना है कि इसका समाधान सारे शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब 10 साल से आपने ट्रांसफर नहीं किया है, आप दुर्गेश जी यही समझिए कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो अध्यापक हमारे साथी हैं, एक दिन अगर छुट्टी संडे को मिलती है तो अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते। यह इतनी बड़ी 10 साल से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्या सरकार ने यह व्यवस्था करना उचित नहीं समझा कि अगर हम अपने गुरुजी को यह ऑनलाइन अटेंडेंस कराते हैं तो हम उनके नियरेस्ट स्थान पे, जहां संभव हो सबसे नियरेस्ट स्थान पे उनकी पहले नियुक्ति दे दें, ताकि जो दूरी है, जो बाधाएं हैं, जो बहुत सारी नकारात्मक नहीं डॉक्टर एसपी सिंह, कोई नियम कायदा होगा ना कि शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ाएगा उसकी इतनी परिधि में रहेगा। ऐसा थोड़ी कि 100 किलोमीटर वैन में लद के जाओ नौकरी करो, ऐसा नहीं होगा भाई। कोई व्यवस्था होगी ना कि भाई आप तनख्वाह लोगे समय पर, ठीक है। मैं शिक्षकों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं इस बात को कि भाई तनख्वाह आप समय से लोगे, तनख्वाह अब ऐसी है कि जीवन गुजर बसर हो सकता है, कोई ठीक बात है। क्वालिटी एजुकेशन की बात आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। जितने प्राथमिक शिक्षक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनके बच्चे किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या नहीं, मैं ही कह दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये तो आप क्वालिटी एजुकेशन कहाँ हो रही, चीज़ों को ठीक कर नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई शिक्षक नियुक्त होता तो ये कहा जाता होगा ना कि इस विद्यालय की इतनी परिधि में आपको रहना है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ दायरा होगा ना डॉक्टर एसपी सिंह? नहीं, ऐसा कोई दायरा नहीं है, लेकिन यह है कि उसको लोकल उस जिले में उपलब्ध रहना है, यह कहीं कहीं से रहता है। अब व्यवहारिकता यही है कि जब इतनी दूर अध्यापक रहेगा, घर से दूर रहेगा, एक दिन की छुट्टी उसकी बेकार हो जा रही है, तो उसके मेंटल लेवल क्या फर्क पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि सरकार को उसके नियरेस्ट स्थान पर आप उसको उपलब्ध करा दीजिए, दूरी कम हो जाए, और बहुत सारी जो सुविधाएं जैसे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी अभी बाधाएं, सरकार को पहले इसको दूर करना चाहिए। और जहां तक अभी सुबह का सत्र चल रहा है जुलाई का, यदि सरकार इसको अक्टूबर में कहीं कहीं से अध्यापकों को विश्वास में लेके व्यवस्थाओं को 3 महीने में दुरुस्त करके और अभी से बता देती। अभी कल की घटना है, हाथरस में हस्बैंड वाइफ दोनों इस हड़बड़ी में एक्सपायर कर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो इन पहलुओं को देखना पड़ेगा। अब जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल तो बहुत दुरुस्त है, वहां इस तरीके से अड़चन नहीं आई, इस तरीके से वहां पे आंदोलन नहीं हुए। तो कम से कम सरकार को नहीं, दिल्ली की डेमोग्राफी और यूपी की डेमोग्राफी से हम तुलना नहीं कर सकते हैं डॉक्टर एसपी सिंह। दिल्ली की सुविधाएं और उसको हम तुलना नहीं कर सकते। वहाँ निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार ने काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके, उसमें थोड़ा सा तो आपको फर्क करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं, डेमोग्राफी को भी ध्यान में रख के इस तरीके से। अब जैसे अध्यापकों का हाफ लीव लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी राठौर साहब कह रहे थे कि कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए किसी अध्यापक साथी के यहाँ 1 बजे दिक्कत आ गई, क्या वो हाफ लीव ले सकते हैं? तो सरकार को ये चाहिए कि महीने में 2 से 3 दिन ऐसा कुछ जेन्युइन कारण हो, अगर अध्यापक को लगता है कि जेन्युइन कारण से विद्यालय से बाहर गए हैं तो उसको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी सिंह लौटूंगा। मैं जरा अभिभावकों का पक्ष भी रख लूं। प्रदीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष अभिभावक संघ उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, शिक्षकों की तो समस्याएं हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, मान सम्मान की को ठेस पहुंच जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, तुगलकी फरमान है। विद्यार्थियों का क्या, उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या दशा है? अनम्यूट करिए प्रदीप जी। जी बोलिए, प्रदीप श्रीवास्तव बोलिए। प्रदीप जी हम आपको सुन नहीं पा रहे, आप अनम्यूट नहीं करे हुए हैं। सर बोलिए। सर दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों को सर अगर 10 मिनट 5 मिनट वो लेट होते हैं तो उनको हाफ सीएल मिलती है सर, जो ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट हो जाती है उनकी। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। हमारे पास सर हम शादी भी मेडिकल लेके करते हैं, हमारे पास कोई छुट्टी और नहीं है सर। सर एक सर यहाँ का अपनी शादी मेडिकल लेके करता है सर, इससे बड़ी बात क्या होगी सर? ठीक बात है अरविंद सिंह, ये तो पूरी जो प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें तो बहुत सारी समस्याएं। मैं आऊंगा, मैं पंकज यादव आऊंगा, जरा अरविंद सिंह को इस सवालों का जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर अरविंद सिंह भाई, कोई आदेश लागू करने से पहले ये इतनी सारी समस्याएं कि आप हाफ लीव देते नहीं, कहीं कोई दिल्ली की तुलना अगर हम करें, हालांकि आपकी सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, दिल्ली के स्कूलों को वो घटिया बताती है तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन भाई ये आपके अपने लोग हैं, ये समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये गुरुजी लोग हैं, मास्टर जी हैं। और भी जैसे शिव सिंह जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का है तो शिक्षकों का है, और वो सम्मान से जीवन जी सकें तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं हल करके अगर ये आदेश करते तो नहीं बेहतर रहता क्या? चौहान साहब, सरकार शिक्षकों की हर समस्याओं का निदान करने के लिए पूरा प्रयासरत है और करती भी है। समय समय पे जो जरूरत होती है, मेडिकल समय से कोई जरूरत है उससे पूर्व दिया जाता है। ईएन के लिए जो भी है सब पूरा अधिकारियों से संपर्क में रह के सारे कार्य होते हैं। अच्छा नहीं किसी को प्रताड़ित करके, कोई परेशान करके कोई यहाँ नौकरी कर रहा है। लेकिन बात आज का मंथन है कि यहाँ मेन अपने जो टॉपिक है, हम लोगों सब टॉपिक से हट के बातें हो रही है। मेन अपना जो टॉपिक है आज का मंथन कि हाजिरी वाला की मॉर्निंग टाइम अपना जो समय पे दिया जा रहा है वहां पे पहुंच के उस निश्चित तौर पर यही टॉपिक है, लेकिन वो ये हाजिरी ना देने के लिए वो बहुत सारे कारण भी बता रहे हैं। वो टॉपिक तो यही है, यही लेकर हम आए हैं कि भाई समस्या क्या है गुरुजी, हाजिरी क्यों नहीं दे रहे हो, क्या समस्या है? जी अब ज्यादातर मेरी बात आप ही बोल रहे कि मतलब मेन टॉपिक से हटके दूसरी बातें हो रही। जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं उस पे अप एंड डाउन जो भी कुछ कमियां होंगी समय बीतने दो, जो कुछ सुधार की जितनी भी बातें होंगी उसको रखा जाएगा। समझ अधिकारियों और प्रशासन की उसका जो कुछ निदान होगा शिक्षक के हित में ही किया जाएगा। हमारा समाज स्वस्थ हो, समृद्ध हो, शिक्षित हो, यही पूरा सरकार का प्रयास है। तो उस पथ पे चलने का समय तो अवसर अभी कल सोमवार से मामला हुआ, आज मंगलवार है। ऐसे उस पर निगेटिव नहीं सोचा जाए, हम लोग पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें और गुणवत्ता लाएं, समय पे उपस्थित होकर के बच्चों का जितना भी अच्छा सुंदर भविष्य हो सके उसे सुधारा जाए। इस पे ज्यादा अच्छा ध्यान दिया जाए तो मैं ज्यादा बेहतर मानता हूँ। निगेटिव कम सोचा जाए, समय बीते, जो समस्याएं बचती है उसका जरूर सरकार निदान करेगी। ठीक बात है। प्रदीप श्रीवास्तव की अगर आवाज आ रही हो, मुझे सुन पा रहे हो तो प्रदीप श्रीवास्तव, शिक्षकों की बात तो हो रही क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया है, लेकिन स्कूलों की क्या स्थिति है, अभिभावक क्या सोचते हैं? शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं, वो उनको राष्ट्र को आगे बढ़ाने लायक बच्चे बन रहे हैं क्या प्राथमिक स्कूलों में? प्रदीप श्रीवास्तव, हमारे देश में 2010 में एक हाई कोर्ट ने आदेश किया था सर कि जितने भी आईएएस, आईपीएस, जज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाएं। उसका आदेश आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्य किया है, ठीक है, लेकिन हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ये आदेश करने से पहले सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श करना चाहिए और भी इसके पीछे कार्रवाई कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। और जब तक सरकारी स्कूल का स्तर अच्छा नहीं होगा
और इसी तरीके से हमारे देश के अंदर 100 करोड़ अभिभावक छात्र छात्राओं को लूटा जाएगा और ठगा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 2018 में एक शुल्क अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ और अभिभावक छात्र छात्राओं को लूटा जा रहा है खुलेआम। तो इस एक्ट बनाने का क्या मतलब है? जहां तक शिक्षकों की बात है, शिक्षक हमारे पढ़ाई के साथ में शिक्षण कार्य के साथ साथ में कितने तमाम काम उनको दिया जाता है। शिक्षक का कार्य केवल यह है कि उसके अध्यापन और शिक्षण कार्य ही कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से सविनय निवेदन है, सादर अनुरोध है कि ये जो ऑनलाइन की जो पद्धति स्टार्ट की है, इसके लिए पुनः विचार विमर्श करके ठीक है, इसके ऊपर लागू किया जाए। ठीक है। हरिशंकर राठौर, हल क्या है इसका? हरिशंकर राठौर, बहुत जल्दी में, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हरिशंकर राठौर, क्या हल है? दुर्गेश सर, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षकों की कुछ बुनियादी मांगे हैं। पहली चीज तो अन्य कर्मचारियों की तरह हमें 30 ELD दी जाए, अर्न लीव, 15 हाफ लीव दी जाए, जिससे हम अपने किसी भी आकस्मिक घटना के लिए अपने परिवारजनों से मिल सकें। 15 CL दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, स्कूलों में काम करने इससे के लिए क्या समय पर पहुंचने से कोई इसका लेना देना ताल्लुक है क्या? क्या आप समय पर ना पहुंचे और कहें EL CL DL दे दीजिए? समय पर तो आपको पहुंचना है। हम अटेंडेंस देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादी मांगे हैं, सर, कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस से पीछे नहीं है सर, लेकिन सर उसके हमको बाद बुनियादी हम लोग सुविधाएं तो देने के नहीं लिए तैयार हैं। एक एक करके बोलने दीजिए, एक एक करके प्लीज। हाँ बोलिए। हमारी किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है। और आपको एक चीज और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे शिक्षकों का संघर्ष बेवजह नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में सरकार और विभाग बैक फुट पे होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस तरह के आदेश हम शिक्षकों को ठेस पहुंचाते हैं। और मैं माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप बीच में हस्तक्षेप कीजिए। मतलब अनुशासन में आप बंधेंगे नहीं, आप अनुशासन आपको नहीं चाहिए। आप अनुशासन का पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं और आप अनुशासन में बंधना नहीं चाहते। मतलब आप पूरी तरीके से खत्म कराना चाहते हैं इसको। आप ये नहीं चाहते कि इसमें भाई संशोधन कर दिया जाए, जैसे शिव सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें ठीक कर दी जाएं। वो ठीक करने में विश्वास नहीं करते। हम अनुशासन में बंधेंगे ही नहीं, समय पर आएंगे ही नहीं, ये ठान के रखा आपने। सर, आपके पास BSA की टीम है, डाइट की टीम है, ARPs हैं, SRGs हैं। आप स्कूलों का भ्रमण पहले भी 1-2 बार टास्क फोर्स कीजिए। पंकज रुकिए, आप उनको बोलने दीजिए, मैं बोलने का मौका दूंगा आपको। ये सहारा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बोलिए पंकज, बहुत 10 सेकेंड में। पंकज, इससे पहले भी कई बार से टास्क फोर्स गठित की गई है और सारे विद्यालय 8:02 से 8:05 पे चेक हुए हुए। सर, अभी भी डेटा हमारे पास रखा है, 0.1% भी नहीं अध्यापक अनुपस्थित हुआ था। कुछ पॉइंट में अध्यापक अनुपस्थित हुआ था सर। की बात है सर, अभी वो भी गर्मियों में। ठीक है, शुक्रिया। अंतिम टिप्पणी के लिए शिव सिंह जी के पास जाएंगे। शिव सिंह जी, इस समस्या को कैसे आप देख रहे हैं? समस्या उलझ रही है, उलझेगी, या जैसा हरिशंकर राठौर कह रहे हैं कि सरकार झुकेगी? नहीं, देखिए क्या है कि चाहे शैक्षिक गुणवत्ता का मामला हो, शिक्षकों से जुड़ा हुआ हो, या दूसरे विभाग के कर्मचारियों का, उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान सरकार जो है, उसका जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। सरकार इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने पर तो विचार कर सकती है। इसमें इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित भी कर सकती है, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये सरकार बिल्कुल व्यवस्था को विड्रॉ नहीं करने वाली है। क्योंकि मोटे तौर पर इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखें कि जो परिषदीय विद्यालय हैं, अभी PK भाई ने कहा है ना, एक नारा चला था बहुत तेज कि बढ़े कदम अब नहीं रुकेंगे, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे। नारा था, और ये सड़कों पर शिक्षक लोग ही लगाते थे। प्राथमिक शिक्षक संघ उस समय अकेला संगठन था उत्तर प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष थे अभिमन्यु तिवारी जी, गोरखपुर के जी। आज तो प्राथमिक शिक्षक संघ में भी कई धड़े बन गए हैं और हर शिक्षक संगठन की अपनी अपनी राय है।
एक इस फैसले का विरोध करेगा तो दूसरा इस फैसले का समर्थन करेगा। शिक्षकों में पहले जैसी एकजुटता और पहले जैसी ताकत अब नहीं है और राजनीतिक दल इसी का लाभ उठाते हैं। दूसरा विषय यह है कि जो परिषदीय विद्यालय हैं इनमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा कार्य सरकारी स्तर पे होता है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है और सरकार ने जिन शिक्षकों को वहाँ ये जिम्मेदारी दी है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है, उन्हें पढ़ाया है, कैसे कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया है। और ये जो शिक्षकों की नई पीढ़ी है ये बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंस है ये इसमें, और ये लोग अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों में तैनात हुए हैं, इसलिए इनकी अपनी पीड़ा है। और जैसा कि खुद आकलन कर लेते हैं कि शिक्षक मुझे अविश्वसनीय बता रही है, मुझको ऐसा कर रही, वैसा नहीं है। हम अपने स्तर से क्या आकलन कर लेते हैं ये गलत चीज है। जो व्यवस्था है हमें तो उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा और अच्छी चीज यही है कि जो व्यवस्था दी गई हम उस व्यवस्था को ही चलें। अब अगर परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को ये तर्क दे रहे हैं कि वो दूर पड़ता है, तो दूर तो पुलिस का भी नियम है कि भाई आपको गैर जनपद में तैनात होना पड़ेगा, शिक्षकों का भी, सबके अलग अलग नियम कानून है। तो हमें जो व्यवस्था देनी है वो नियम के हिसाब से देनी है और उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वक्त इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया शिव सिंह जी, डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, हरशंकर राठौर, पंकज यादव और प्रदीप श्रीवास्तव, सभी का धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत आभार। दर्शकों का जिन्होंने 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को देखा, कुछ अपनी राय बनाई होगी, लेकिन मंथन का सार ये है कि शिक्षकों की समस्याएं अपनी हैं, लेकिन जैसा शिव सिंह ने कहा कि अब परिषदीय विद्यालयों में अब दलित शोषित वर्ग के जो साधनहीन बच्चे हैं वही पढ़ते हैं। जो मास्टर पढ़ाने जाते हैं वो भी अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं दाखिला दिलवाते हैं और सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है और आगे भी करना चाहती है। तो शिक्षा व्यवस्था सुधार की ओर ये एक कदम है, सब कुछ नहीं है ये, लेकिन एक कदम इससे देखा जा सकता है। और शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं हैं, तो दोनों को मिलकर एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे, बच्चे पढ़ते भी रहें, गुरुजी पढ़ाते भी रहें। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।